Okay, so this is our 6th class of paper 2 unit 1 library science for UGC NET and West Bengal SET. If you want to clear the UGC NET exam, this particular class is going to help you in the paper 1 section and paper 2 section, especially the IPR parts, patents, trademarks, etc. We will be covering all the important aspects in this particular class. Okay, without any further delay, let's get started. I hope my voice is clear and my screen is visible. So basically, the very first thing, that is the copyright treatise. Okay, so we will be discussing about the patents, copyrights, trademarks, standards, etc. in due course. But before that, we must understand what is copyright, and in the previous class I have discussed those things. कॉपीराइट क्या होता है ना, कि अगर आपने कुछ काम किया, कोई भी चीज़ लिखा आपने, या आपका जो इंटेलेक्चुअल आउटपुट है, अगर कोई आके वो उसको गलत तरीके से लेते हैं ना, कॉपी करते हैं विदाउट गिविंग प्रॉपर क्रेडेंशियल्स, आपको बिना क्रेडिट ना दिए कि उन्होंने कोई एक आके आपका काम इस्तेमाल कर रहा है, तो दैट विल बी कॉपीराइट. ओके, क्या होता है, 6 इंटरनेशनल ट्रीटीज़ होते हैं. देयर आर 6 इंटरनेशनल ट्रीटीज़. बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्पज़ से. यहाँ से क्वेश्चंस, मतलब 1-2 क्वेश्चंस बनता ही बनता है. ठीक है, सो अगर मुझे कॉपीराइट का डेफिनेशन देना है या फिर पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स का डेफिनेशन देना है, हम सब इसके बारे में थोड़ा बहुत बात करेंगे. लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चंस आता है, वो सब चीज़ें ज़्यादा दिया हुआ है इस पीपीटी में. ओके, सो द वेरी फर्स्ट इज़ द बर्ने कॉपीराइट कन्वेंशन. अब बर्ने एक प्लेस है. ठीक है, सो बर्ने में क्या हुआ, बर्ने कॉपीराइट कन्वेंशन में, कि आर्टिस्टिक एंड लिटरेरी वर्क्स को ऐड किया गया. ठीक है, कॉपीराइट के अंदर इन द ईयर 1886. ठीक है, अब 2013 में और जो लेटेस्ट अपडेट है उसमें 167 कंट्रीज़ इसमें ऐड हुआ है. टोटल 167 कंट्रीज़. ठीक है, अब क्या है, ये बर्ने कन्वेंशन में क्या था कि जो कॉपीराइट का टर्म है वो मिनिमम 50 ईयर्स तक है. ठीक है, अब इसमें 3 चीज़ें दिया गया है, 3 चीज़ें के बारे में बात किया गया. द वेरी फर्स्ट थिंग दैट इज़ नेशनल ट्रीटमेंट, सेकेंड थिंग दैट इज़ इंडिपेंडेंस ऑफ प्रोटेक्शन, एंड थर्डली इट एडहेयर्स टू द प्रिंसिपल ऑफ ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन. मतलब क्या, नेशनल ट्रीटमेंट, ये जो चीज़ है इसमें ऐसा है कि मान लीजिए आई एम फ्रॉम इंडिया and someone has made a work in for example Nepal. Okay, so what it will happen, the national treatment will automatically give the copyrights to the creator of the particular invention. अगर मैं इंडिया से कोई नेपाल में काम कर रहा हूँ ना, तो इंडिया में जो चीज़ दिया हुआ है जिसके ऊपर कॉपीराइट है वो नेपाल में भी वर्क करेगा. ठीक है, अब सेकंड क्या था, इंडिपेंडेंस ऑफ प्रोटेक्शन. मतलब हर एक काम को इंडिपेंडेंटली एक प्रोटेक्शन देना चाहिए. ठीक है, एंड थर्डली क्या है, ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन. कोई भी काम हो, कोई भी काम है, उसके ऊपर ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएगा. जैसे DB एक्ट है, डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स एक्ट है, ऑटोमेटिकली उसके तहत हो जाता है सारा बुक्स, न्यूज़पेपर्स. इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है कि ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन दिया जाएगा. ठीक है, सो दिस वाज अबाउट बर्ने कन्वेंशन. नाउ द यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन, UCC. ये ईयर अच्छे से याद कर लेना आप सब. ठीक है, ये सब जो ईयर है ये अच्छे से याद कर लीजिए. 1886 में क्या हुआ, बर्ने कॉपीराइट कन्वेंशन. उसमें 2013 के लेटेस्ट अपडेट जो है इसमें 167 कंट्रीज़ हैं. ठीक है, अब कितने दिन तक इसमें आपका जो है टर्म होता है कॉपीराइट का, 50 ईयर्स तक. ठीक है, नेक्स्ट UCC और यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन 1952 में आया था, जेनेवा में हुआ है. और डेवलप किसने किया, यूनेस्को. डेवलप किसने किया है UCC को, यूनेस्को. एडॉप्टेड एट जेनेवा इन द ईयर 1952. ओके, एंड इंडिया कब बना मेंबर इसका, ये आप लोग का होमवर्क है. इंडिया UCC का कब मेंबर बना. ठीक है, इंडिया एक मेंबर है लेकिन बाद में हुआ था. अब दूसरा क्या है, रोम कन्वेंशन. रोम का कन्वेंशन कब किसको किया था, ये वीपो द्वारा किया गया था. ठीक है, वीपो द्वारा कब किया गया था, 1961 में. ठीक है, तो ये अच्छे से याद कर लेना. रोम कन्वेंशन कब हुआ था, 1961 में. इसमें क्या है, बर्ने में क्या था, लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क्स.
लेकिन रोम कन्वेंशन में क्या आया, मतलब क्या होने लगा कि उस वक्त परफॉर्मेंस होने लगा, आर्टिस्ट होने लगा, उन सब का जो काम है ना, वर्क्स, their performances, phonograms, that should be given the copyright. So that is why the Rome Convention occurred in the year 1961 by WIPO or WIPO. Okay, and India is not a member of the Rome Convention. ये अच्छे से याद कर लेना, इंडिया इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ द रोम कन्वेंशन. ठीक है, क्यों नहीं मेंबर है? क्योंकि हम सबका जो कॉपीराइट एक्ट है, दैट इज़ कॉपीराइट एक्ट ऑफ 1957, इट इज़ फुल्ली कंप्लाइंट विद द रोम कन्वेंशन प्रोविजंस. इसमें जो है रोम कन्वेंशन में वो सारा चीज़ हम सबका जो कॉपीराइट है, इंडियन कॉपीराइट एक्ट दैट इज़ 1957, उसमें दिया हुआ है. इसीलिए इंडिया इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ द रोम कन्वेंशन. ओके, आई होप ये क्लियर है. इसमें से क्या क्या है, यूसीसी जिनेवा में हुआ था 1952 में, यूनेस्को के द्वारा डेवलप किया गया था. ठीक है, फिर रोम कन्वेंशन विपो द्वारा किया गया है 1961 में. ठीक है, और इंडिया इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ द रोम कन्वेंशन, कॉपीराइट एक्ट 1957. ओके, अब क्या है, दो चीज़ है, WCT एंड WPPT. WCT मतलब विपो कॉपीराइट ट्रीटी. बार्ने कन्वेंशन की तरह इसमें क्या है कि लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क्स को सिर्फ प्रोटेक्ट किया गया है, सिर्फ और सिर्फ लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क्स. अदर वर्क्स, एनी काइंड ऑफ अदर वर्क्स आर नॉट प्रोटेक्टेड इन द विपो कॉपीराइट ट्रीटी. So here is a need of the performances that should be copyrighted, the phonograms that should be copyrighted. So WIPO performances and phonograms treaty that occurs. Okay. So WIPO performance and phonograms treaty, it protects performers and producers of phonograms. इसमें कौन कौन बेनिफिशियरीज था, परफॉर्मर्स था, जैसे एक्टर्स, सिंगर्स, म्यूजिशियंस, साउंड रिकॉर्डर्स एक्सेट्रा. और WIPO कॉपीराइट ट्रीटी में कौन कौन था बेनिफिशियरी, ऑथर्स. मेनली ये artistic and literary works, that is why it is only authors, it is covering only authors. Okay, ये था कंपैरिजन WIPO कॉपीराइट ट्रीटी एंड WIPO परफॉर्मेंस एंड फोनोग्राम्स ट्रीटी. ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना इसको. नेक्स्ट, अब इंडियन कॉपीराइट एक्ट का नाम आ ही गया है तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं ना. इंडियन कॉपीराइट एक्ट इनैक्टेड इन द ईयर 1957. कब किया गया, 1957 में. इन द ईयर 2012 मेजर क्या हुआ, अमेंडमेंट आया. ये भी अच्छे से याद कर लेना, इसके ऊपर आते हैं, अभी डिटेल्स में आएंगे. 2012 में एक मेजर अमेंडमेंट आया था. ठीक है, अब क्या था, इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957. इसमें क्या क्या प्रोटेक्ट किया गया, लिटरेरी एंड ड्रामेटिक, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक वर्क्स, सिनेमेटोग्राफ, फिल्म्स, साउंड रिकॉर्डिंग्स एक्सेट्रा. इसमें जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इसका टर्म क्या है, मतलब कोई भी एक काम है, कोई भी एक इंटेलेक्चुअल आउटपुट है, उसको कितना टर्म्स तक, कितना ईयर तक उसको कॉपीराइट का बेनिफिट्स मिलेगा. इट इज़ लाइफ ऑफ द ऑथर, कोई भी एक ऑथर है उसका लाइफ प्लस 60 years आफ्टर द डेथ. सो दिस इज़ व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लाइफ ऑफ द ऑथर प्लस 60 years आफ्टर डेथ. ओके, अब इसमें क्या क्या है, मैंने अभी बोला, लिटरेरी वर्क्स, ड्रामेटिक वर्क्स, म्यूजिकल वर्क्स, आर्टिस्टिक वर्क्स, सिनेमेटोग्राफ, फिल्म्स, साउंड रिकॉर्डिंग्स. एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको ओमिट कर दिया कि म्यूजिकल वर्क्स इज़ नॉट इंक्लूडेड इन इंडियन कॉपीराइट एक्ट, ट्रू और फॉल्स. सो ऐसे याद करना पड़ेगा, लिटरेरी वर्क्स, ड्रामेटिक वर्क्स, म्यूजिकल वर्क्स, आर्टिस्टिक, सिनेमेटोग्राफ, साउंड रिकॉर्डिंग सारा इंक्लूडेड है इसमें. ठीक है, तो इधर देखो क्विक रिविजन है, कब आया, एनेक्टेड होगा 1957 में. प्रोटेक्शन किस टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स को दिया जाता है, जैसे लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक, साउंड रिकॉर्डिंग्स, फिल्म्स एक्सेट्रा. ड्यूरेशन क्या है, लाइफ ऑफ द ऑथर प्लस 60 years. ठीक है, मेजर अमेंडमेंट कब हुआ था, 2012 में. अब ये मेजर अमेंडमेंट को देखो, 2012 में क्या हुआ था, 2012 में क्या हुआ था. In the year 2012, recognition of authors right in the digital environment. धीरे धीरे क्या हुआ, ICT डेवलप होने लगा, है ना. सो ये डिजिटल एनवायरनमेंट का जब भी कोई भी क्वेश्चन में ये टर्म देखोगे, डिजिटल या डिजिटल एनवायरनमेंट या इस तरह का, कब हुआ था इंडियन कॉपीराइट एक्ट में, कब अमेंड किया गया था, 2012 में. ठीक है, अब इंडियन कॉपीराइट एक्ट जो है हम सबका 1957, इसमें इसके तहत अब ये 3 तरह का ऑफेंसेस होता है. ठीक है, 3 तरह का गुनाह जिसे हम कहते हैं ना. ये जानबूझ के भी कोई करता है, कोई बिना जानबूझ के भी होता है, मतलब गलती से हो जाता है. ठीक है,
सो फास्ट कॉपीराइट इन्फ्रिजमेंट क्या होता है, इसमें 6 months to 3 years का इम्प्रिजनमेंट होता है पनिशमेंट, और 50,000 से 2 लाख का फाइन होता है। ओके, एंड सेकेंड और सब्सिक्वेंट मतलब एक ही आदमी बार बार कर रहा है, फर्स्ट उसने किया उस टाइम में आपको 6 months to 3 years का इम्प्रिजनमेंट होगा, और फाइन कितना लगेगा 50,000 to 2 लाख। ओके, दूसरा बार अगर वही सेम व्यक्ति ये काम करता है तो उसको क्या मिलेगा 1 to 3 years इम्प्रिजनमेंट प्लस 1 लाख to 2 लाख फाइन। ओके, और एक चीज़ है जो सिविल रेमेडीज कहते हैं, सिविल रेमेडीज इसमें इंजक्शन, डैमेजेस एंड अकाउंट्स ऑफ प्रॉफिट्स, डिलीवरी डिस्ट्रक्शन, ये सब होता है। ज़्यादातर इंपॉर्टेंट ये फर्स्ट एंड सेकंड, ये दो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब एक टर्म है कि फेयर यूज़। फेयर यूज़ ये क्या है, व्हाट इज़ फेयर यूज़? इसका मतलब ये है कि मेरा काम टू सम एक्सटेंट किसी एक को इस्तेमाल करने दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने एक आर्टिकल लिखा, मैंने बोला कि आप इसका ये पार्ट ये ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैंने इसको पब्लिकली अवेलेबल करवा दिया। दैट विल बी फेयर यूज़ ऑफ माई वर्क। सो ये आर्टिकल 52 ये इम्पॉर्टेंट है। कॉपीराइट एक्ट के तहत आर्टिकल 52 में, कॉपीराइट एक्ट का आर्टिकल 52 में फेयर यूज़ का उल्लेख किया गया। ठीक है, ये देयर आर न्यूमरस एग्जांपल्स, फॉर एग्जांपल सिंगल कॉपी फॉर प्राइवेट, पर्सनल एंड नॉन कमर्शियल पर्पसेस, दैट विल बी फेयर यूज़। द यूज़ ऑफ वर्क फॉर द पर्पस ऑफ रिपोर्टिंग करंट इवेंट्स इन न्यूज़पेपर, द मेकिंग ऑफ नॉट मोर देन 3 copies ऑफ ए बुक, ये भी फेयर यूज़ के अंदर आता है। आप एक कॉपी और एक बुक का 3 कॉपी से ज़्यादा नहीं निकल रहे हो ना, दैट विल बी अ फेयर यूज़। 2012 में अमेंडमेंट में क्या आया कि फेयर यूज़ ना कवर्स ऑल वर्क्स एक्सेप्ट सॉफ्टवेयर इन इफेक्ट कवरिंग साउंड रिकॉर्डिंग्स एंड वीडियो एज वेल। आईसीटी का डेवलपमेंट हो गया, म्यूज़िक, वीडियो, ये सब ज़्यादा इंफॉर्मेशन एक्सप्लोशन होने लगा उस टाइम से। सो दैट इज़ वाई 2012 में अमेंडमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 2012 अमेंडमेंट डज नॉट इंक्लूड सॉफ्टवेयर। 2012 amendment of Copyright Act does not include software. That is very important. Okay. Now patents के बारे में बात करेंगे। What is patent? IPR का अंडर में आता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इसका 3-4 भाग होता है, हमने डिस्कस किया है पहले। उसका पहला पार्ट क्या है, पहला दूसरा कोई भी हो सकता है। पेटेंट्स, व्हाट इज पेटेंट? ओके, इट शुड बी इंक्लूडेड ए साइंटिफिक प्रोसेस, there should be a better invention. Okay, it is not like that ki I can write for example I can write A from this side to this side. Okay, if someone came and he said nah, you can write A from another part, from like from this part to this part, that will not be an invention, right? कोई भी एग्जिस्टिंग काम हो उसके ऊपर अगर कोई काम करता है, दैट विल नॉट बी अ पेटेंट। होगा, उसके ऊपर भी होगा, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए कि एक इंडिपेंडेंट इंटेलेक्चुअल आउटपुट होना चाहिए पेटेंट के लिए। ओके, ये इम्पॉर्टेंट है। अब क्या है कि इट इज़ द एक्सक्लूसिव राइट गिवन टू एन इन्वेंटर फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। एक स्पेसिफिक पीरियड टाइम होगा, उसके लिए आपको ये क्या मिलेगा, एक प्रोटेक्शन मिलेगा आपने जो डिस्कवर किया उसके ऊपर। ओके, ठीक है। ग्रांटिंग ए पेटेंट इज बेस्ड ऑन 2 फंडामेंटल आइडियाज, दैट इज ह्यूमन एफर्ट शुड बी रिवॉर्डेड। आपने कोई काम किया, आपको रिवॉर्ड मिलना चाहिए, एंड द प्रोडक्ट और द प्रोसेस शुड बी पेटेंटेड। आपका जो प्रोडक्ट है इसके ऊपर सिर्फ आपका राइट होना चाहिए। अब जिस वे में इसको बना रहे हो ना, दैट वे शुड बी प्रोटेक्टेड। So that is the 2 important ideas or fundamental ideas of patents. Okay. अब एक चीज़ है, the word invention has defined in the Patents Act 1970 as a new product or process involving an inventive step and capable of industrial application. ठीक है, इन्वेंशन पेटेंट एक्ट 1970 में आया, ये न्यू प्रोडक्ट और प्रोसेस के तहत। ठीक है, अब पेटेंट्स के बाद क्या आता है कि इसमें 6 महीने से 12 महीने तक का आपको मिलेगा। ठीक है, 6 महीने से 12 महीने के एक पीरियड होता है, जिस पीरियड को हम कहते हैं कि फिलिंग डेट कहते हैं उसको। ठीक है, टाइम फ्रेम होता है, उसमें आपको क्या मिलेगा कि आपने एक सबमिट किया पेटेंट के लिए, उसके बाद आपको सेम 6 महीने से 12 महीने का टाइम मिलता है। उस रिगार्डिंग आपको कोई चेंजेस करना होता है तो आप कर सकते हो। ठीक है, नाउ एक टर्म है दैट इज एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स।
एवरग्रीन हम सबको आता है ना, कोई कोई गाना होता है फॉर एवरग्रीन सॉन्ग्स, है ना, वी से दैट ना, एवरग्रीन songs. So evergreening of patents, what is it? It is nothing but if you modify the existing patent and apply for a new patent on that particular application or process or whatever the output is, okay, that will be the process of evergreening the patent. इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में एक पेटेंट को डिनाई किया था जिसका नाम नोवर्टिस ब्रेक थ्रू ड्रग लीबैक। एक इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जे आपका जो है, मान लीजिए कोई एक मेडिकल कंपनी है, वो क्या कर रहा है ना कि वो आपको एक कोई भी एक ड्रग है उसका कॉम्पोजिशन थोड़ा बहुत इधर उधर करके फिर से पेटेंट के लिए अप्लाई कर रहा है। ओके, सो वो क्या होगा, वो नहीं होगा ना, वो पेटेंट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, सो दैट इज़ द ए केस दैट इज हैज़ हैपेंड टू बी डिनाइड बाय द इंडियन सुप्रीम कोर्ट इन द ईयर 2013। ओके, एवरग्रीनिंग आई होप क्लियर हो गया होगा। सो पेटेंट का 3 क्राइटेरिया है। फर्स्ट वन इज़ नोवेल्टी, सेकेंड वन इज़ नॉन ऑब्वियसनेस एंड यूटिलिटी। कोई भी एक पेटेंट मिलना इतना आसान काम नहीं है। यो वर्क शुड हैव सम नोवेल इंसाइट्स। आपने एक काम किया जिसका कोई वैल्यू ही नहीं है, जिसका कोई सोसाइटी के ऊपर कोई एक्सपीरियंस जो लोग करेगा उसके कोई भी वैल्यू नहीं होगा, तो ये नहीं बनेगा पेटेंट। नॉन ऑब्वियसनेस क्या होना चाहिए कि नया कुछ चीज़ होना चाहिए। ठीक है, और यूटिलिटी क्यों, यूज़फुल होना चाहिए। आपने एक ऐसा कुछ डेवलप किया, बहुत ही थियोरिकल एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है जो रियल लाइफ में काम ही नहीं आ रहा है ना, सो दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द पेटेंट। ओके, दिस इज़ द वेरी important criterias of getting a patent. Okay, novelty, non-obviousness and utility. कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि these are the criterias for getting a patent. इसमें से 3 दिया हुआ है और एक डाल दिया, मान लीजिए कि डाल लिया ग्रेटनेस। सो नोवेल्टी, नॉन ऑब्वियसनेस, यूटिलिटी, ग्रेटनेस, ऑप्शन दे दिया कौन सा है। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट है, नोवेल्टी, नॉन ऑब्वियसनेस एंड यूटिलिटी। अब पेटेंट के साथ कोई टर्म जो इम्पोर्टेंट है, ये सब आप अच्छे से देख लो। प्रायर आर्ट क्या होता है, एग्जिस्टिंग नॉलेज, पब्लिकेशंस, प्रोडक्ट्स और पेटेंट्स अवेलेबल बिफोर द फिलिंग डेट। इसमें एक चीज़ है फिलिंग डेट। अब जिस दिन और जिस डेट में यू आर अप्लाइंग फॉर द पेटेंट, दैट इज़ फिलिंग डेट। ओके, अब क्या है ना कि कोई जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, पब्लिकेशन है, प्रोडक्ट्स है, कोई भी एक पर्टिकुलर काम के ऊपर, जैसे मान लीजिए you are trying to make a classification system for classifying the works or books that is generated using ChatGPT. Okay, so those existing works or existing publications or products will be prior art. Okay, now priority date means the first filing date of a patent application. अब जिस दिन अप्लाई किया पेटेंट के लिए, दैट विल बी द प्रायोरिटी डेट, एंड यू आर गेटिंग 6 to 12 months of time. In this particular time, if you want to change any kind of things or any kind of modifications you want to make, you can make. Okay, now the third thing, that is inventor versus applicant. So it is not like that inventor should always be the applicant or applicant should always be the inventor. Okay, so what is inventor? So inventor is a person who invents the thing or the creation. Okay, that is the inventor. And applicant, the inventor may be associated with any kind of organization, any private or government organization or any university. Okay, so the applicant may be the university or the person itself. So there is a difference between the inventor and the applicant. Inventor who creates the invention, and applicant who is applying for the patent. Okay, now in India the term of patent is 20 years. Anybody wants to join? Okay, so in India the term of patent is 20 years from the filing date. एक minute, let me check once.
So in India the term of patent that is 20 years from filing date of the patent. Okay. अब इसमें एक जैसे लाइब्रेरी में बुक इशू होता है ना, तो रिन्यूअल होता है हैं, कोई लाइब्रेरी में 7 डेज, कोई लाइब्रेरी में 15 डेज आके फिर से ले सकते हैं. इसमें एक चीज़ था जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, ये इंपॉर्टेंट है कि एवरग्रीनिंग. इसमें क्या होता है ना, कोई कंपनी क्या करता है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशंस, थोड़ा सा चेंजेस करके फिर से अप्लाई करता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में उसको नहीं मिलता है. ठीक है. सो ये गया पेटेंट के बारे में. अब देखो पेटेंट एप्लीकेशंस का भी टाइप्स होता है. यू आर अप्लाइंग फॉर द पेटेंट्स and there are generally 3 types of patent application. First one is ordinary application, and the second one is convention application, and third was that is international application or PCT. Okay. Ordinary application means you have created or you have developed a new way, or for example you have created a method that can ChatGPT clear the entrance exams of library science in those selected universities. ओके. एंड ए जनरेटिव मॉडल, आपने एक मॉडल डिस्क्राइब किया. ओके. एंड आपको जो मिला दैट विल बी योर इनपुट्स टू द नॉलेज डोमेन, राइट. सो दैट विल बी एन ऑर्डिनरी एप्लीकेशन. कन्वेंशन एप्लीकेशन क्या होता है कि यू आर अप्लाइंग थ्रू ए प्रोसेस दैट यू देयर शुड बी ए पर्टिकुलर टाइम. फॉर एग्जाम्पल you need to 6 to 12 months of time. In this due course you can create or you can change or you can modify the applied patent. आपने सबमिट किया, लेकिन ये जो 6 महीना होगा उससे 6 महीने से 12 महीने का वक्त, इसमें आप यू कैन एडिट और यू कैन मॉडिफाई द एप्लीकेशन. ओके. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इंटरेस्टिंग. एंड द थर्ड वन इज़ इंटरनेशनल एप्लीकेशन, दैट इज़ PCT. याद रखना अच्छे से. अब क्या है ना, पेटेंट एप्लीकेशन का ये सब इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लो. एप्लीकेशन फॉर पेटेंट ऑफ एडिशन, प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन, अभी बोला मैंने 2 चीज़ है, प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, और एक है इक्विवेलेंट पेटेंट और एक पेटेंट फैमिली. अब क्या है, एप्लीकेशन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी, क्या क्या होता है, कौन किस टाइप होता है एप्लीकेशन का, ऑर्डिनरी, कन्वेंशन, PCT. ना प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन, व्हाट इज दिस? Provisional specification, provisional certificate, provisional admission, provisional period in job. Easy. आपने कोई जॉब ज्वाइन किया, आपका प्रोविजन पीरियड 2 ईयर्स का है. 2 ईयर्स के बाद आपका जॉब फाइनल हो चुका होता है. ठीक है. जनरली हर एक गवर्नमेंट एग्जाम जॉब में यही होता है. सो प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन क्या है? एन इनिशियल डॉक्यूमेंट फाइल टू एस्टेब्लिश ए प्रायोरिटी डेट. आपने एक डॉक्यूमेंट सबमिट किया, क्यों किया? कि मेरे पहले कोई दूसरा आके ना सबमिट कर दे, मेरा नाम पे ये पेटेंट होना चाहिए. ठीक है. सो दैट इज़ व्हाट इज़ प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन. ओके. ना कंप्लीट स्पेसिफिकेशन क्या है कि इसमें पूरा डिटेल होगा, आपका जो काम है, जो डिस्क्रिप्शन है, जो प्रोसेस है, उसमें पूरा डिटेल्ड इन्वेंशन रहेगा, डिस्क्रिप्शन रहेगा. दैट इज़ कंप्लीट स्पेसिफिकेशन. इक्विवेलेंट पेटेंट क्या है कि इस सेक्शन में कौन सा सिमिलर है. ठीक है. पेटेंट ग्रांटेड फॉर एन इन्वेंशन ऑलरेडी पेटेंटेड इन ए कन्वेंशन कंट्री. कन्वेंशन कंट्री मतलब रिलेटेड जो आसपास हमने अभी बोला ना, PCT यानी इंटरनेशनल एप्लीकेशन, इसके अंडर में ये आता है. ठीक है. इसमें क्या है, 12 मंथ्स का टाइम होता है इक्विवेलेंट पेटेंट. और पेटेंट फैमिली एक ग्रुप ऑफ पेटेंट, आप एक साथ 3-4 पेटेंट के लिए अप्लाई किया, दैट विल बी पेटेंट फैमिली. ओके. अब क्या है ना कि पेटेंट डॉक्यूमेंट में 4 तरह का कंटेंट होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है. कोई भी एक पेटेंट डॉक्यूमेंट आपने जो फाइल करोगे आप, दैट यू विल बी फाइलिंग, इसमें 4 तरह का इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और रहेगा. ठीक है. फर्स्ट वन इज़ बिब्लियोग्राफिक, सेकेंड वन टेक्निकल, थर्ड वन इज़ लीगल, द फोर्थ वन डेटाबेस एंड रिट्रीवल ओरिएंटेड. बिब्लियोग्राफिक में क्या क्या होता है? इसमें पेटेंट का रिलेटेड आपका जो काम है उस रिगार्डिंग जनरल इन्फॉर्मेशन होता है. यस. टाइटल ऑफ द इन्वेंशन, इन्वेंटर कौन है, पेटेंट नंबर एक्सेट्रा. टेक्निकल में क्या होता है? द प्रोसेस यू हैव यूज्ड, कहाँ पर काम किया, कौन सा बैकग्राउंड था, किस तरीके से काम किया, दैट इज़ टेक्निकल पार्ट. एंड द थर्ड वन इज़ दैट इज़ लीगल, कवर्स द लीगल एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू द पेटेंट. आपका पेटेंट के रिलेटेड में जो लीगल एस्पेक्ट्स होता है उसमें ये लीगल पार्ट आएगा. एंड फोर्थ डेटाबेस एंड रिट्रीवल ओरिएंटेड, इसमें आपका पेटेंट कौन सा डेटाबेस में होगा, इसमें बारे में फर्दर स्लाइड्स हैं पेटेंट का डेटाबेस में. एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक, बात करेंगे इसके ऊपर. नाउ कमिंग टू द पेटेंट लॉस.
कोई भी एक चीज़ हो, हर एक चीज़, जैसे मान लीजिए कॉपीराइट का बोल लिया मैंने, इंडियन कॉपीराइट एक्ट है 1957, यूएस का होगा, हर एक चीज़ का होता है, जैसे अलग अलग कंट्रीज़ का हो सकता है। सो इंटरनेशनली एक्लेम्ड और एक्सेप्टेड लॉज ये सब है। फर्स्ट वन इज़ पेरिस कन्वेंशन, ये इंपॉर्टेंट है। 1883 में, नाम से ही पता चल गया कहाँ हुआ था, पेरिस में। किसने एडमिनिस्टर किया था इसको? वीपो, ठीक है। इसमें क्या क्या था? पेटेंट्स, ट्रेड एंड सर्विस मार्क्स, इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस, यूटिलिटी मॉडल्स एट्सेट्रा। जीआई भी था, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस भी था। अब 2013 के लेटेस्ट अपडेट तक इस कन्वेंशन में 181 कॉन्ट्रैक्टिंग मेंबर कंट्रीज़ है, ये इंपॉर्टेंट है। पेरिस कन्वेंशन में मेंबर कंट्रीज कौन था, कितना था? 181, ओके। दूसरा है यूरोपियन पेटेंट कन्वेंशन, दैट इज़ म्यूनिक में साइन किया गया था 1973 में, ओके। इसको म्यूनिक में साइन किया गया था 1973 में फॉर यूरोपियन पेटेंट्स, ओनली फॉर यूरोपियन पेटेंट्स। अब बुदापेस्ट ट्रीटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी। बुदापेस्ट ट्रीटी कब आया था? कि इंटरनेशनल रिकॉग्निशन ऑफ द डिपॉजिट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नाम क्यों आ रहा है इसमें? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नाम इसलिए आ रहा है कि आपने एक पेटेंट फाइल किया एंड यू हैव यूज्ड सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू गेट द पेटेंट, ओके। सो दैट इज द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ बुडापेस्ट ट्रीटी, ओके। नाउ देयर इज अनदर थिंग, दैट इज पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी, दैट इज पीसीटी। इंडिया इसका मेंबर बना 1998 से, 1998 से इंडिया इसका मेंबर बना है, ठीक है, ये अच्छे से याद कर लेना। अब क्या है कि इंटरनेशनल रिकॉग्निशन ऑफ द डिपॉजिट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर द पर्पस ऑफ पेटेंट प्रोसीड्योर, ये हमने बोला है इसके ऊपर। अब ये देखो, द इंटरनेशनल पेटेंट क्लासिफिकेशन और आईपीसी, एक एग्रीमेंट हुआ था जिसका नाम है स्ट्रासबर्ग इन द ईयर 1971। इसमें क्या था? इसमें कि कॉमन क्लासिफिकेशन था, जैसे हम सबका क्लासिफिकेशन है डीडीसी यूडीसी है, इसमें भी पेटेंट का क्लासिफिकेशन था। 70,000 से भी ज़्यादा ग्रुप है इसमें, ओके। एंड द हायरार्की इज लाइक दैट, सेक्शन, सबसेक्शन, देन क्लास, देन सब क्लास, देन मेन ग्रुप, देन सब ग्रुप। यह से क्वेश्चन आ सकते हैं हायरार्की के। सेक्शन, उसके बाद सब सेक्शन, क्लास, देन सब क्लास, मेन ग्रुप, देन सब ग्रुप, ओके। आई होप इट इज क्लियर। सो पेटेंट इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज एक चीज़ है, यहाँ से क्वेश्चन आने का चांसेस 90% है, अकॉर्डिंग टू मी आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक चीज़ देखो, OECD ग्लॉसरी, ग्लॉसरी हम सबका आता है, लाइक वन काइंड ऑफ डिक्शनरी। सो OECD ग्लॉसरी ऑफ पेटेंट टर्मिनोलॉजी, ये कब आया था? कि इट इज़ ए वेरी यूजफुल टूल टू अंडरस्टैंड द वेरियस टर्म्स यूज्ड इन द पेटेंटिंग एंड पेटेंट सर्चिंग। जैसे लाइब्रेरी साइंस का ग्लॉसरी होता है अलग से, एजुकेशन का अलग से ग्लॉसरी हो सकता है, हर एक सब्जेक्ट का हो सकता है। जैसे पेटेंट के ऊपर एक ग्लॉसरी है, दैट इज़ OECD ग्लॉसरी, ठीक है। दूसरा देखो, IPAIRS, दैट इज़ इंडियन पेटेंट इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम, दैट इज़ इंडियन पेटेंट इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम, ठीक है। 2010 में लॉन्च किया गया और 2.0 वर्जन कब आया? 2012 में। 2010 में लॉन्च किया गया इसको और 2.0 वर्जन आया 2012 में, ये याद कर लेना अच्छे से, इंडियन पेटेंट इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम। अब 2005 में IPC यानी इंडियन जो पेटेंट ऑफिस है, IPO और IPC, उन्होंने क्या किया? दे लॉन्च्ड ए जर्नल, दैट इज़ ऑफिशियल जर्नल ऑफ द पेटेंट ऑफिस। इसमें क्या होता है? पब्लिश्ड वीकली एवरी फ्राइडे, हर हफ्ते में ये पब्लिश किया जाता है, जो जो नया नया पेटेंट्स आ रहा है ये इसमें इंक्लूडेड होता है। दैट इज़ द जर्नल ऑफ द पेटेंट ऑफिस, ओके। नेक्स्ट क्या है? वीपो पेटेंट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, दैट इज़ WPIS। किसने ये इस तरीके से आता है एग्जाम में कि वीपो को हटा दिया जाता है, ऐसे PIS पेटेंट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, 2-3 है इसमें, वीपो का भी नाम आता है, ठीक है। अब देखो पेटेंट लेंस में क्या होता है कि इट कवर्स 8 मिलियन पेटेंट्स एंड एप्लीकेशंस फ्रॉम वीपो, USPTO एंड EPO, सारा जो पेटेंट्स होता है ये इसमें इंक्लूडेड होता है, ठीक है। गूगल पेटेंट्स 2006 में लॉन्च किया गया था, इसमें भी सेम। इसमें देखो यूरोप, चाइना, जर्मनी, कनाडा एंड वीपो, ये सारा चीज़ का जो पेटेंट्स है इसमें इंक्लूडेड है। द नेक्स्ट इज पेटेंट स्कोप, किसका सर्विसेज है? ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, किसका सर्विस है? वीपो।
पेटेंट स्कोप किसका सर्विस है, विपो। ठीक है, देखो स्पेकनेट किसका सर्विस है, ईपीओ, यूरोपियन पेटेंट ऑफिस। स्पेकनेट किसने डेवलप किया, किसका सर्विस है ये, ईपीओ, दैट इज़ यूरोपियन पेटेंट ऑफिस। ओके, 1836 से इसका है कवरेज। फिर है INPA-DOC, इंटरनेशनल पेटेंट डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, इंटरनेशनल पेटेंट डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। ओके, ये भी ईपीओ का, दैट इज़ यूरोपियन पेटेंट ऑफिस। सो ईपीओ का 2 सर्विस मिला हमें, फर्स्ट वन इज़ INPADOC, दैट इज़ इंटरनेशनल पेटेंट डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, एंड द सेकेंड वन इज़ SPECNet, दैट इज़ also developed or administered by EPO. Okay, and the very important thing, that is Global Patent Index, that is GPI. Okay, इसमें क्या हो सकता है, ये यूज़ करके हम सब पेटेंट को सर्च कर सकते हैं डेटाबेस से। डेटाबेस कौन सा होगा, INPADOC हो सकता है, ESPSC नेट हो सकता है, पेटेंट स्कोप हो सकता है, गूगल पेटेंट्स हो सकता है। ओके, सो दीज आर द डेटाबेसेस। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस ऑफ पेटेंट्स। The very first institute, that is National Institute for Intellectual Property Management। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसका फॉर्मल नाम क्या था, फॉर्मली राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, फॉर्मली राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट। ठीक है, ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। पेटेंट्स के बारे में बात हो रहा है तो कॉमर्स इंडस्ट्री ये याद कर लेना अच्छे से, किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, कॉमर्स एंड मिनिस्ट्री। ओके, इट कवर्स पेटेंट्स, डिज़ाइंस, ट्रेडमार्क्स, GI एंड अदर IPS। ठीक है, नाउ PIS और दैट इज़ पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंडिया में 1980 में नागपुर में बनाया गया था, एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1980 एट नागपुर बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, क्या ऑब्जेक्ट है इसका, टू प्रोवाइड पेटेंट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, पेटेंट के रिगार्डिंग जितना भी सर्विसेज हो सकता है ये ऐसे हमें मिल जाएगा। ओके, नाउ द अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज ट्रेडिशनल नॉलेज। ट्रेडिशनल नॉलेज के ऊपर एक लाइब्रेरी भी बना था, है ना, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, TKDL। ये किसका प्रोजेक्ट है, निस्केयर, ये CSIR का पार्ट है। निस्केयर कब हुआ था इसको, 2001 में, इन द ईयर 2001, इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी बना था 2001 में। इसमें क्या क्या होता है, मेडिसिनल एक्टिविटीज़, फॉर एग्जांपल आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, योगा, इन सब कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बुक्स मिलता है। इसको जो हैंड रिटन मैनस्क्रिप्ट्स है इसको प्रिजर्व किया गया था इस प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, another important aspect or a concept, that is biopiracy। what is biopiracy, एक इम्पॉर्टेंट मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई मुझे बोलता है कि आपको ये इंक्लूड करना होगा या नहीं, करोगे या नहीं बायोपायरेसी को, मैं तो इंक्लूड करूँगा इसको यूजीसी नेट में। इस तरह का कॉन्सेप्ट है ये। बेसिकली सिंपल है, मान लीजिए कि आपका जो है बुखार हुआ है ना, तो आपको क्या बोला कि आपको एक डॉक्टर बोला कि आप जाके बाहर जाओ, जाके फुटबॉल खेलो, पसीना बहाओगे तो बुखार चला जाएगा। ठीक है, ऐसे जो ओरल नॉलेज था, ट्रेडिशनल नॉलेज था, ये सब नॉलेज अगर कोई कंपनी, कोई कॉरपोरेट सेक्टर आके चुरा कर लेके विदाउट गिविंग प्रॉपर क्रेडिट्स ये सब यूज़ कर रहा है उन लोग के जो है कंपनी में, तब ये बनेगा बायोपायरेसी। ओके, if I have to define biopiracy, it refers to the appropriation, generally by means of patents, of indigenous biomedical knowledge by foreign entities। Here foreign entity, it can be any corporate section or any universities or any persons। Okay, so this is what is biopiracy। I hope it is clear, and these are the very important concepts regarding patents। Oh, now this is our paper 1 batch that is smoothly going on। It has already started, and a new section will be opening in the first week of August, and there are 10 faculties in our coaching, starting from Ghanshyam Burman to Ramprasad Burman. All of them are highly qualified, and there are 10 faculties for the 10 parts of paper 1 of UGC NET। Okay, so now coming to trademarks। नाइकी का राइट साइन, ठीक है, नाइकी का राइट साइन। फिर और क्या है, और क्या है, और क्या हो सकता है बताओ, और क्या क्या है जो दिमाग में आ रहा है सारा ट्रेडमार्क से। कोई भी एक कंपनी है, जैसे अगर मुझे इस लोगों को ट्रेडमार्क करना है, ओके, देन आई हैव टू अप्लाई फॉर इट, ये तब बन जाएगा ट्रेडमार्क।
एक्सीलेंस एकेडमी का, ठीक है। सो ट्रेडमार्क इज़ बेसिकली ए विजुअल सिंबल जिसमें क्यू यूज़ किया जाता है, विच इज़ यूज टू लेबल गुड्स और सर्विसेज, सो यू कैन डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अदर्स, ओके। इट कैन बी नेम, वर्ड, सिंबल, स्लोगन, इट्स, ठीक है। सो इट शुड बी डिस्टिंक्टिव, लाइक it should have the separative power. So you can see the at a glance the core concepts of trademarks. Another important thing, that is international trademark protection. International protection for trademark is through the Madrid system, and it is governed by two treaties, that is Madrid Agreement and Madrid Protocol. ये अच्छे से याद कर लेना। इंटरनेशनल इसको दो ट्रीटीज़ है, एक मैड्रिड एग्रीमेंट है, दूसरे मैड्रिड प्रोटोकॉल, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। एंड देयर इज़ अ थिंग रोमारिन, एंड रोमारिन फॉर डिटेल्स ऑफ इंटरनेशनल मार्क्स। सो रोमारिन क्या होगा? एक डेटाबेस। रोमारिन क्या है? एक डेटाबेस। इट इज़ ए डेटाबेस ऑफ ट्रेडमार्क्स, ठीक है। नाउ इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, इट रिलेट्स टू द ऑर्नामेंटल और एस्थेटिक एस्पेक्ट, ऑर्नामेंटल और एस्थेटिक एस्पेक्ट ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट। इंडियन डिज़ाइन एक्ट कब आया था? 1911 में, और इसको न्यू डिज़ाइन एक्ट कब हुआ? 2000 में। पहला डिज़ाइन एक्ट आया था 1911 में, देन इट गॉट रिप्लेस्ड बाय द न्यू डिज़ाइंस एक्ट इन द ईयर 2000, ओके। अब इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल डिज़ाइन लेजिस्लेशन में एक चीज़ है हॉक सिस्टम, सिर्फ ये नाम याद रख लेना, हॉक सिस्टम, ठीक है। द हॉग सिस्टम, इसके ऊपर क्या है? फॉर इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस। हमने पेटेंट के बारे में बात किया था, सेम इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस के ऊपर भी है हॉग सिस्टम। कमिंग टू द जीआई इंडिकेशंस, कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया है, उस एरिया का जो एक्सटेंसिव और एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स है, जो यूनिक है, जिसका एक वैल्यू है सोसाइटी पे, दैट इज़ जियोग्राफिकल इंडिकेशंस। दार्जिलिंग टी, दैट बिकम द फर्स्ट जीआई टैग प्रोडक्ट इन इंडिया। इंडिया में कब आया जीआई का? 1999 में। जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट का एक्ट कब आया था? 1999 में, ओके। ये इंपॉर्टेंट है। द जियोग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्ट्री कहाँ पर लोकेटेड है? इज बेस्ड इन चेन्नई, ठीक है। सो द वेरी numerous GI products are given here. For example, Mysore silk, Muga silk of Assam, Dharwad pera, Malabar paper, Salem का fabric, EI leather, Tirupati का laddu, etc. These are the GI tagged products, okay, of India. Now coming to the question and answer session of today's class. These questions are highly important for UGC NET exam, and ये जो क्वेश्चंस है इसको कॉम्प्रीहेंड करना है आप सबको। क्वेश्चंस का ऑप्शन से भी उसको भी सॉल्व करना है, वैसे भी क्वेश्चन आ सकते हो। तो द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज बार्ने कन्वेंशन वाज हेल्ड इन स्विट्जरलैंड इन द ईयर 1866। स्टेटमेंट ए। एंड स्टेटमेंट बी, दैट इज WIPO कॉपीराइट ट्रीटी वाज हेल्ड इन जेनेवा इन द ईयर 1996। बार्ने कन्वेंशन कहाँ पर हुआ था? स्विट्ज़रलैंड में 1866 में। एंड WIPO कॉपीराइट ट्रीटी दैट वाज हेल्ड इन जेनेवा इन द ईयर 1996। ऑप्शंस दिया हुआ है। पहला ऑप्शन से बोथ ए एंड बी आर फॉल्स, दूसरा ऑप्शन से बोथ ए एंड बी आर ट्रू, सी है ए इज़ ट्रू एंड बी इज़ फॉल्स, बी एंड डी है बी इज़ ट्रू, ए इज़ फॉल्स। Anybody wants to give an answer? Barne Convention was held in Switzerland in the year 1866. And statement B, that is WIPO copyright treaty was held in Geneva in the year 1996. Anybody? So बार्ने कन्वेंशन स्विट्ज़रलैंड में हुआ था 1866 में, लेकिन WIPO कॉपीराइट ट्रीटी जेनेवा में हुआ है, ये ठीक है। जो 1996 में, दैट इज़ रॉन्ग। ये आपका होमवर्क है, ये अच्छे से देख लेना घर पे कौन सा ईयर में हुआ था, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ बार्ने कन्वेंशन एंड यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन वाज रिवाइज्ड इन पेरिस। कब रिवाइज किया था इसको? बार्ने कन्वेंशन एंड UCC, दैट इज़ यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन, this was revised in the Paris
in the year, any answer? That is in the year 1971. Okay, so next, the UCC was developed by IFLA and adopted at Geneva in the year 1952. That is true. Very good. That is false. So UCC was developed by IFLA and adopted at Geneva in the year 1952. Everything is correct except this thing. The UCC was developed by UNESCO, not IFLA. Okay, so the correct answer will be the UCC was developed by UNESCO and adopted at Geneva in the year 1950. Oh, there is the answer. It was developed by UNESCO. So WIPO copyright treaty, that is WCT, and the WIPO performance and phonographs treaty, WPPT, दोनों को मार्च करके एक साथ क्या बुलाया जाता है? नोन टुगेदर एज WIPO copyright treaty, that is WCT, and the WIPO performance and phonograms treaty, एक साथ इसको क्या कहा जाता है? That is known as internet treaties. Okay, the next question, that is, first one is assertion. Copyright Act safeguards the interest of the author. Reason क्या दिया गया है? This act is essential to maximize the circulation of documents. First assertion ये है कि Copyright Act safeguards the interest of the author. This is true, right? We can say Copyright Act author का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, सेफ करते हैं. लेकिन जो रीज़न दिया गया है, दिस एक्ट इज़ एसेंशियल टू मैक्सिमाइज द सर्कुलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये गलत है. सो क्या होगा इसका? आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. ओके, नाउ which of the following phrase in Indian Copyright Act 1957, last amended in 2012, is in use to indicate certain acts not to be infringement of copyright? Which of the following phrase in Indian Copyright Act 1957 is in use to indicate certain acts not to be infringement of copyright? कॉपीराइट के अंदर नहीं आएगा. हम सब बोलेंगे फेयर यूज़, लेकिन फेयर यूज़ नहीं है, ये फेयर डीलिंग कहते हैं इसको. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेरिस कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी साइंड इन पेरिस इन द ईयर 1893. ओके, the term for patent in India, that is author life plus 60 years. So patent scope is a database administered by the, patent scope किसका database है? मैंने बोला था when I was showing the PPT. Patent scope is a database of WIPO. ठीक है? Yeah, WIPO. Now, symbol of Maharaja of Air India. Air India includes a symbol of a Maharaja. So, it is trademark, patent, copyright, standard. Trademark. It is trademark. Now, Romarin, that is a database for searching of what? International trade reports, trademarks, patents, standards. Romarin database. I have said that. Standard. No. It is of trademarks. Okay. I think this is the last question. The Budapest Treaty. Budapest Treaty is concerned with deposit of microorganism, express databases, technical documents, none of the above. Budapest Treaty is concerned with बुदापेस्ट ट्रीटी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लेकर काम हुआ था. If you are using any microorganism in the complete process of getting a patent, that should be deposited in a particular organization. So Budapest Treaty fixed that thing. Okay,
So whenever Budapest Treaty comes in the exam, it will be deposit of microorganism or any kind of microorganism thing. You have to give the substantial amount of microorganisms as a sample you are using. Okay, so that is the deposit of microorganisms. Question number 13, Darjeeling tea became the first GI tag product in India. True or false? false মনে হয় এর অন্য তো না না, হতে পারে। দার্জিলিং টি ইন্ডিয়ার ফার্স্ট জিআই ট্যাগ প্রোডাক্ট, ঠিক আছে। So the first GI tag product of India is Darjeeling. Okay, this is our paper 1 batch that is going on. If anybody wants to get enrolled, you can contact the following numbers. Okay, so for today that's all from my side. We'll meet on next Friday at 9 p.m. Till then, thank you.